नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए हिंदी का नया टॉपिक लेकर। शब्द शक्ति अलंकार हम पूरे कर चुके थे। अब शब्द शक्ति का समय है। शब्द शक्ति पढ़ते हैं। छोटा टॉपिक है, बड़ा वैल्यूबल है, 2 नंबर की आती है। तो देखिए शब्द शक्ति को आज पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, देखिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कक्षा 12 सबके लिए वैल्यूबल टॉपिक है। देखिए शब्द सबसे पहले अपन देखेंगे। शब्द क्या है। देखिए आप लोगों को पता है कि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित इकाई तो होती है वर्ण या अक्षर, और जो मौखिक इकाई होती है जिसे अपन बोलते हैं वो होती है ध्वनि। ठीक है। वर्ण हिंदी की सबसे, यानी भाषा की, हिंदी नहीं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों का सार्थक, वर्णों का एक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। एक बार देखिए, पढ़िए कि वर्णों का एक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अर्थ उसका निकलना चाहिए, बिना अर्थ निकले कुछ नहीं होने वाला। यानी सार्थक वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको अपन क्या कहते हैं, शब्द। आपने यहाँ तक परिभाषा लगभग क्लियर हो गई कि शब्द क्या है। अब देखिए होता है शब्द शक्ति। तो देखिए वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो तो शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य में निहित शब्द का अर्थ जानने के लिए, वाक्य में निहित शब्द का अर्थ जानने के लिए बुद्धि द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वाक्य में निहित, वाक्य में जो शब्द छिपा होता है उसका अर्थ जानने के लिए बुद्धि द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति। मुझे लगता है यहाँ तक आप लिख सकते हो। कुछ समय आपके पास है, उसके बाद मिटाऊंगा और अपन आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को रोक कर भी इसे जो है देख सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, मात्र थोड़े ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। देखिए शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। इस प्रकार से शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इनमें से पूछा जाता है अक्सर कि अभिधा शब्द शक्ति के लक्षण बताइए, लक्षणा शब्द शक्ति के लक्षण बताइए, परिभाषा बताइए, व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए इसमें अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, देखिए इसमें आप ध्यान रखो, एक ट्रिक है। अब मुख से सरल शब्द का नाम लो। यानी वाक्य का मुख्य अर्थ, वाक्य का कौन सा अर्थ, मुख्य अर्थ या सरल अर्थ। यानी आप देखो वाक्य को आपने जैसे ही देखा, देखिए परिभाषा तो इसकी होगी, वाक्य में निहित शब्द का मुख्य अर्थ या सरल अर्थ का बोध जिस शब्द शक्ति कराती है, यानी सरल अर्थ का बोध कराना सीधा सीधा, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन से शब्द का बोध कराना, कौन सा बोध कराना? सीधा सरल शब्द का बोध, शब्द का सरल अर्थ, सरलार्थ जिसे अपन कहते हैं, मुख्य अर्थ जिसे कहते हैं, नामवाची अर्थ जिसे कहते हैं,
शब्दकोशी अर्थ जो शब्द शक्ति ग्रहण करवाती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी सीधा सीधा पहचानने का सीधा तरीका, बैक को देखा आपको सीधा सीधा पता चल गया कि बैक क्या कह रहा है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी सरल शब्द, कैसे राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है, राम क्या करता है, जयपुर, सीधा समझ में आ गया। राम खाना खाता है, राम गांव जाता है, ये सीधे सीधे अर्थ है, आपको समझ में आ गई। ये सीधी शब्द शक्ति है मुख से, यानी अब मुख से सरल शब्द का नाम लो। बैक का शब्दकोशी अर्थ, सरलार्थ, नामवाची अर्थ और मुख्य अर्थ जो शब्द शक्ति ग्रहण करवाती है वो जो है अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे राम जयपुर जाता, राम खाना खाता, आपको देखते ही उसका अर्थ पता चल गया कि बात क्या कह रहा है, इसमें कोई जो है विडंबना नहीं। दूसरी शब्द शक्ति अपनी लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, बैक के शब्द के मुख्य अर्थ को लांघ कर या छोड़कर लक्ष्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी बैक का मुख्य अर्थ छोड़ दे, आपको देखने में ही सीधा सीधा बैक गलत लगे, बैक को देखोगे, देखते ही आपको बैक गलत लगे तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी मुख्य अर्थ को छोड़ दो, कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, लक्ष्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ सीधा सीधा ग्रहण करना है। देखिए कैसे, जैसे बाजार में लाठियां चल रही है। अब देखिए बैक में दिया है कि बाजार में लाठियां चल रही, तो लाठियां कभी चल नहीं सकती, लाठियां कभी चल नहीं सकती। हाँ ये जरूर हो सकता है झगड़ा हो रहा हो उन लाठियों से, लेकिन लाठियां कभी नहीं चल सकती। तो यहाँ पर लाठियों को चलाया जा रहा है, तो ये बैक गलत है, सीधा पता चल गया। दूसरा, मेरा घर गंगा पर है। देखिए गंगा बह रही है, उसके ऊपर घर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बैक में दे दिया मेरा घर। अब इसका अर्थ तो क्या है, देखिए मुख्य अर्थ छोड़ दिया, मेरा घर गंगा पर, तो गंगा पर घर किसी हालत में हो नहीं सकता, लेकिन इसका लक्ष्य अर्थ ग्रहण कर रहे हैं गंगा पर, यानी गंगा के किनारे माना जाएगा, लेकिन बैक सीधा अपन को गलत लग रहा है। जैसे पंजाब शेर है, पंजाब शेर है, तो पंजाब कभी शेर नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब के लोग शेर है। राजस्थान वीर है। इसी प्रकार से ये जो लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो रूढ़ि लक्षणा होता है, रूढ़ि लक्षण, और एक होती है प्रायोजनवादी लक्षण, प्रायोजनवादी लक्षण। यानी इसमें क्या होता है, रूढ़ि लक्षणा में तो यानी रूढ़ का मतलब होता है पुरानी परंपराएं, पुरानी परंपरा, यानी पुरानी परंपराओं के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। किसके आधार पर, पुरानी परंपराओं के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। जैसे राजस्थान वीर है, यानी सदियों से चली आ रही परंपरा कि राजस्थान के लोग कैसे हैं, वीर है, तो ये पुरानी परंपरा के अनुसार अर्थ ग्रहण करा। पंजाब शेर है, तो ये पुरानी परंपराओं के आधार पर। और जैसे अपन के दी सीता तो गाय, सीता तो गाय, तो गाय का अर्थ मतलब सीधेपन से सीता का, तो ये रूढ़िवादी, यानी पुराने समय से ये बातें चली आ रही है। गाय का अर्थ सीधा होता है, शेर का अर्थ, जैसे राम शेर है, तो ये सारी रूढ़ि लक्षणा। प्रायोजनवादी लक्षणा का मतलब है किसी प्रायोजन को लेकर, किसी उद्देश्य, प्रायोजन का मतलब होता है उद्देश्य, किसी उद्देश्य को लेकर अपन व्यंग करते हैं किसी को, किसी उद्देश्य को लेकर। जैसे अपन ने कह दिया सीता तो सीता है, सीता तो सीता, तो अपन उसके लिए या तो उसको सही बता रहे, इसलिए कह रहे हैं कि सीता तो सीता, अपन कह देते हैं कि सीता तो सीता है, तो या तो उसके अच्छी बातों को अपन बताएंगे या फिर उसकी बुरी बात को अपन बताएंगे। तो ये अपना प्रायोजन, अपना उद्देश्य, अपन किस प्रकार की बात बताएं। राम तो राम है, श्याम तो श्याम है, तो ये सारे प्रायोजनवादी लक्षणा के उदाहरण। जैसे बाजार में लाठियां चल रही है, ये तो रूढ़ि लक्षणा का है, लेकिन ये सीता तो सीता है, राम तो राम है, ये सारी चीजें प्रायोजनवादी लक्षणा के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अंतिम है लक्षणा शब्द शक्ति, आप लिख सकते हो एक बार इसका।
जो भी आपको लिखना है, रूढ़ि लक्षणा वगैरह। अब देखिए, अंतिम है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि मुख्य अर्थ को भी छोड़ दे, मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ को छोड़कर या लांग कर व्यंजक अर्थ ग्रहण किया जाता है। व्यंजक अर्थ या व्यंग अर्थ ग्रहण किया जाता है। कौन सा अर्थ? व्यंजक या व्यंग अर्थ ग्रहण किया जाता है। व्यंग अर्थ जिसे हम, ठीक है। कैसे? अब इसकी एक विशेषता और है इस शब्द शक्ति की एक विशेषता यह है कि इस शब्द शक्ति का अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। यानी अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। यानी जितने व्यक्ति, शब्द अपन ने बोल दिया तो जितने व्यक्ति हो वो उनके अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। कैसे अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे भैया? ऐसे करेंगे जैसे आपने कह दिया, किसी ने कह दी लड़की तो शानी हो गई। देखिए, अपन ने कह दिया लड़की शानी हो गई, तो जैसे लड़की के आसपास जो लोग हैं वो सोचेंगे कि लड़की बहुत समझदार हो गई है। शानी का अर्थ समझदार है। उसके माँ बाप सोचेंगे कि लड़की अब समझदार हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो अलग अलग अर्थ व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। जैसे शाम हो गई, तो वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, किसान खड़ा है, तो वो क्या सोचेगा? खेत पे से घर जाने का समय हो गया। पुजारी खड़ा हुआ तो वो सोचेगा पूजा का टाइम हो गया। गाय चराने वाले ग्वाले वहां पर खड़ा हुए तो वो सोचेंगे कि भैया गाय को घर ले जाने का टाइम हो गया। तो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा कितने भी, यानी समय की बात हो, कोई कहते 5 बज गए, 4 बज गए, 10 बज गए, 15 बज गए, जितने भी बज गए उस हिसाब से जहां भी बजने का, जहां पर बात आ जाए तो वहां पर सीधी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे 10 बज गए मैंने कह दिया तो स्कूल जाने वाला अध्यापक सोचेगा कि स्कूल जाने का समय हो गया। स्टूडेंट सोचेंगे स्कूल जाने का समय हो गया। इसके अलावा कोई ऑफिस जाने वाला सोचेगा ऑफिस का समय हो गया। किसान सोचेगा खेत पे जाने का समय हो गया। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है। व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, और एक होती है आर्थी व्यंजना। देखिए बेटा, शाब्दी व्यंजना वो होती है जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति शब्द में छिपी होती है। किसमें छिपी होती है? शब्द में। यदि उस शब्द को हटा दे और उसकी जगह उसका पर्यायवाची शब्द अपन रख दे तो व्यंजना शब्द शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे हलधर के प्रिय सदा, हलधर के प्रिय सदा केशव और किसान, केशव और किसान। इसमें कहा गया है क्योंकि अलग अलग अर्थ ग्रहण करने, कम से कम 2 अर्थ तो ग्रहण किए जाने चाहिए। हलधर का मतलब, एक हलधर का मतलब होता है बलदाऊ, और हलधर का मतलब बैल भी होता है। हल को जो धारण करता है वो बैल भी है, बलदाऊ भी, दोनों भी है। तो उनके प्रिय रहते हैं सदा। कौन? केशव और किसान। एक केशव का मतलब श्री कृष्ण, तो हलधर के प्रिय हमेशा श्री कृष्ण, और किसान बैलों के प्रिय किसान रहते हैं, और जो है बलदाऊ के प्रिय श्री कृष्ण रहते हैं। अब देखिए, हलधर का पर्यायवाची शब्द बलदाऊ या बैल, इसमें से अपन एक भी शब्द रख देना तो इसकी शब्द शक्ति क्या हो जाएगी? समाप्त। इसके 2 अर्थ नहीं निकलेंगे। यदि बैल को रख देंगे तो सिर्फ वो किसान का प्रिय, केशव का नहीं है, 2 अर्थ बिल्कुल नहीं निकलेंगे इसके। यदि अपन बलदाऊ रख देंगे तो भी 2 अर्थ नहीं निकलेंगे। उसी प्रकार एक और है, को घाटी ब्रस भानुजा बेई हलधर के वीर। तो वही हलधर, वहां पर ब्रस भानुजा का अर्थ 2 होते हैं, गाय और राधा। यदि अपन उसका अर्थ राधा रख दे तो भी शब्द शक्ति समाप्त हो जाएगी, और गाय रख दे तो भी शब्द शक्ति हो जाए, समाप्त हो जाएगी। यानी कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर शब्द शक्ति जो है, व्यंजना शब्द शक्ति शब्द से होती है, शब्द को हटा दे शब्द शक्ति समाप्त। उसी प्रकार से कुछ जगह पर व्यंजना शब्द शक्ति अर्थ से होती है।
वहां पर आप शब्द को हटा दो और उसका पर्यायवाची शब्द लिख दो तो भी व्यंजना शब्द शक्ति रहती है। यानी शब्द को हटा दो और वहां पर उसका पर्यायवाची शब्द लिख दो तो भी वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति रहती है। कैसे? जैसे जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरों हो। यानी इसमें कहा गया है कि जो दीपक की बात होती है, दीपक की, तो उसी प्रकार की गति कुल में जन्म लेने वाले कपूत की होती है कि वो जब छोटा रहता है तो घर में खुशियां रहती है, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है और अपने कुकर्मों से जो घर के लोगों को दुखी रखना प्रारंभ कर देता है, वही गति दीपक की होती है। जब वो जलता है तो प्रकाश फैलाता है, लेकिन जब वो यानी ज्यादा जलना प्रारंभ कर देता है तो उसके बाद में वो कालिक छोड़ने लगता है। तो दो अर्थ हो रहे हैं। लेकिन यदि इसका देखिए दीप है, दीपक का पर्यायवाची, दीप का पर्यायवाची अपन यहाँ पर दीपक ले लें तो भी इसकी जो है शब्द शक्ति समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से जहां पर शब्द को हटाने पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर शब्द शक्ति समाप्त नहीं हो तो वहां आरती व्यंजना होती है, और जहां पर शब्द को हटाने से यानी शब्द शक्ति किसमें हो, शब्द में ही हो, तो वहां पर जो है शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इस प्रकार से आज जो व्यंजना शब्द शक्ति का दौर है वो हो चुका है पूरा। शब्द शक्ति आप अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में फिर भाषा, व्याकरण और लिपि तीनों चीज़ें लेकर आपके लिए हाजिर होऊंगा, जिससे कि अपना कम से कम हिंदी अनिवार्य के व्याकरण तो कंप्लीट हो। तो आज का व्यंजना जो शब्द शक्ति का टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और जिसको भी नोट्स की आवश्यकता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, उसको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पढ़ते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। जो भी आपके पास विद्यार्थी ऐसे मिले जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और इतनी अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचाइएगा, जिससे सबका भला हो। जय हिंद, जय भारत।